हाँ बेटा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है अपने को भी। मॉडर्न फिजिक्स में देखो, अपने को पूरी मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से चैप्टर बहुत स्कोरिंग है नीट के लिए, इसमें चैप्टर आएगा। एक तो न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डुअल नेचर ऑफ लाइट जिसमें अपन पढ़ेंगे पार्टिकल का वेव नेचर, वेव का पार्टिकल नेचर। ठीक है, पहले आइंस्टीन ने बताया कि लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिहेव्स लाइक पार्टिकल, है ना, उसने प्रूव करा। क्यों? क्योंकि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा, उसके आंसर ही नहीं आएंगे नहीं तो। फिर इसके लास्ट में अपन पढ़ेंगे कि डी ब्रोगली ने क्या बोला। डी ब्रोगली ने बोला अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सके, पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव। तो पूरी वो रामायण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इसमें पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको नाम से पता पड़ा अबाउट न्यूक्लियस पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको नाम से पता पड़ा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी घूमने लग जाएंगे। खूब पढ़ा केमिस्ट्री में आपने। एक्सरे अपन इसमें एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एक्सरे, जो एनसीईआरटी में नहीं है। क्लियर है? तो एटॉमिक पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे एक्सरे, है ना। तो ये सारी मिलके अपने को क्या पढ़ाएगी? पूरी मॉडर्न फिजिक्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है। ठीक है, बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग। आ जाओ, तो अपन इसमें सबसे पहले सबसे इजी चैप्टर की बात कर रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है बेटा? ठीक है, अब अपन सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अबाउट न्यूक्लियस तो पढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, क्या कैसे है? तो आपको पता है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसने गोल्ड फॉइल लगाई, इधर से अल्फा पार्टिकल फेंके। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसे बने? वो लेड सोर्स, मतलब जो भी रेडियो एक्टिव सोर्स होता है उससे बनवाया उसने। वो छोड़ो, अल्फा पार्टिकल फेंके, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसने याद है देखा था कि खूब सारे पार्टिकल में से, अभी आप पढ़ेंगे, आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सुना होगा, खूब सारे पार्टिकल में से अधिकतर सीधे निकल गए, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, है ना। और जितने न्यूक्लियस के करीब से गुजरे उतने ज्यादा डेविएट हुए, है ना। तो अधिकतर डेविएट होके या पार होके निकल गए। 20,000 में से एक रिटर्न हो गया। याद आया? मेरा जो इंटरेस्ट अभी वो है कि जो अल्फा पार्टिकल फेंके उसमें लगभग 20,000 में से एक रिटर्न हो गया। 180 से किसी प्लस चार्ज का रिटर्न होना, मतलब सामने भी प्लस रखा है। तो क्या मैं बोल दूं, सामने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा है, ज्यादातर स्पेस एम्प्टी या जो भी है व्हाटएवर, लेकिन बहुत छोटे से बहुत स्मॉल पार्ट में कंसंट्रेटेड है सारा पॉजिटिव चार्ज। तो एटम का होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन एट ए स्मॉल पॉइंट कॉल्ड न्यूक्लियस। तो बोल दूं, वी विल लर्न अबाउट न्यूक्लियस इन न्यूक्लियर फिजिक्स, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। यहां पे लिखो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड्स यू लिखो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना। अभी क्या करा क्या नहीं करा वो सब अपन एटॉमिक गोल्ड फॉइल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। होल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज concentrated at a point, है ना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये भी पता पड़ गया कि न्यूक्लियस के बारे में कहा किसने, है ना, डिस्कवर किसने करा? तो रदरफोर्ड ने। ध्यान ना कभी क्वेश्चन आ जाए। हालांकि ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन या इतना लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन पूछते नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में पूछने के लिए वैसे ही बहुत कुछ है ना। केमिस्ट्री में पूछ सकते। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, होल पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको न्यूक्लियस बोला इसने, कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, मीन्स, है ना। अब इससे अपने क्या मीन्स? न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये स्फेरिकल होता है नेचर में। तो न्यूक्लियस स्फेरिकल है एंड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, लेकिन अकेला प्रोटॉन नहीं, वहां न्यूट्रॉन भी रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं न्यूट्रॉन? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि मैंने बोला सारा मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास होते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा कितने कितने। तो मैं बोल दूं, तो देयर आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर इन न्यूक्लियस, है ना। ये
ये, तो देयर आर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी बात करेंगे। अब देखो न्यूट्रॉन है ना, अभी एक मैंने बात बोली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं दोनों न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूट्रॉन है ना, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन, है ना। ये तो डिस्कवर किसने करा, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेंट, न्यूक्लियस कंटेंट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेंट्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, इज न्यूट्रल, पता है यार ये सब बात है, न्यूट्रल पार्टिकल है ना, एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय, एंड इट इज डिस्कवर्ड, कोई मतलब तो है नहीं इन बातों का, लेकिन लिख लो, डिस्कवर्ड लिखिए तो, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, पता होगा आपको, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जेम्स, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ठीक है। अब अपने को इसका मास भी लिखना है, इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, अब ईयर वीयर कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, बोलो, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज mn बराबर 1.67, बेटा इसको देखिए गलती नहीं हो जाए, कोई चेक कर लेना, 49, सर फोन नंबर बता रहे हो क्या, 8286 इंटू 10⁻⁻, इंटू 10⁻⁻27, माइनस ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो ठीक है, 27 माइनस 27 kg, ये तो हो गया kg में, और AMU आपको पता है 1 AMU, AMU में भी लिख रहा हूं, और 1 पॉइंट AMU में भी देखो कितना था, है ना, न्यूट्रॉन का मास 1.008665 AMU, ठीक है। अब ये AMU केमिस्ट्री, ये मेरे तो 1 AMU बराबर, क्यों, क्योंकि चूंकि 1 AMU बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12, 6C12 के एक एटम के मास का 1/12 है ना, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12, तो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है उसका 1/12 होता है 1 AMU बराबर, ठीक है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और तुम्हें भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और ये होता कितना है, तो ये देखो, तो 1 AMU बराबर था 1.66, कितना था 1. देखो ये देख के लिखो बेटा, इन सब में ये डेटा कंफ्यूज हो जाओगे, 66 इंटू 10⁻⁻27, है ना, ये भी अप्रोक्सीमेट है, इसमें भी अगर लिखे जाओ तो रामायण खत्म नहीं होगी। तो 1 AMU बराबर ये होता है, बस मुद्दे की बात ये है, बाढ़ में क्या कार्बन 12 ये मुद्दे की बात है। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, दिस इज 1 AMU, क्लियर है सर, हमें 1 AMU समझ में आ गया। अब हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है इसमें kg में, तो मैं इसमें 1 AMU इसका डिवाइड कर दूंगा तो ये AMU में आ जाएगा, वो ये आएगा, क्लियर है। ये याद रखना, एक अपने को एग्जाम में मास जो होंगे वो ये दिए होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पहली इंपॉर्टेंट बात निकल के इसको येलो कलर कर दो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU इज 1.00866 समथिंग 5, लेकिन अपने को 87 देगा, वो ज्यादातर देगा 1.0087। अभी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल तब, ठीक है सर, समझ में आ गई। अच्छा, अब प्रोटॉन की बात करते, ठीक है, अपन ने क्या किसी का, हाँ, तो प्रोटॉन इज है, अब यहां पे लिखो प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, तो मेरे को सब प्रोटॉन इज है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। अब इसकी किसने खोज करी, एंड डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इट इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, बोलो किसने डिस्कवर्ड बाय, हाँ, किसने इसको किसने डिस्कवर करा था बेटा, गोल्डेस्ट, क्या है, गोल्डेस्टाइन, गोल्डेस्टाइन, ठीक है। अब ये याद रखना बेटा, है ना, मेरे को तो ये याद भी नहीं था कि किसने डिस्कवर करा, ठीक है, काम ही नहीं आता हमारे फिजिक्स में,
है ना, और कोई नहीं पूछ रहा, ये तो केमिस्ट्री में कभी क्वेश्चन। हाँ, एंड इट्स मास, तो देखो प्रोटॉन का मास एंड इट्स मास, बोलो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, पहले केजी में लिखते हैं जैसे उसका लिखा उसी सीक्वेंस में काम 1.67, ठीक है, 6231 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? हाँ, और मैं ये बोल दूं इन AMU, बोलो इसका मास AMU में कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन AMU में कितना होता है, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है 1 पॉइंट, ठीक है, 00 कितना 1.00 1 पॉइंट, ये याद रखना ही बहुत 1.007276 AMU। AMU क्या होता है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मत याद रखना है ना, कोई इतने याद ना तो रख पाओगे, एग्जाम में देगा वो आपको। पहली बात तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, वो सब एग्जाम में देगा, है ना। अब एग्जाम में इसको अपन जब न्यूमेरिकल में 1.0073 के करीब दिया होगा, इन सबको राउंडिंग को 173 और उसको 1.0087, ठीक है, ये तो आप ये याद रख सकते हो 1.0087 AMU होता है न्यूट्रॉन का मास और 1.0073 होता है प्रोटॉन का मास। तो दीज आर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन AMU, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये दो मास, हालांकि ये भी वो देगा। अच्छा, और इनको किसने डिस्कवर करा था, इसको गोल्डस्टाइन ने और उसको जेम्स चैडविक ने, ठीक है, मेरे मतलब हाँ, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस क्या बेटा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी, ठीक है, यूं बढ़ाओ, न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी दोनों रहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे दूर दूर रखो, ये तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो रेडियस होगी, बात करेंगे अभी, है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलो सर ये तो हो गया कि मास हो गए, फलाने हो गए, रिप्रेजेंटेशन, क्या बात चल रही है अपनी, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, कैसे लिखा जाता है। तो न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से इंपॉर्टेंट मुद्दे की बातें चालू हुई है, अब तक तो रामायण थी जो सब तुम्हें पता थी, ये भी पता है हालांकि सर हमें क्या नहीं पता है, सर हमें क्या नहीं पता। जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड किसको डिनोट करता है बेटा, दिस इज, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मैं बोल दूं इसको, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ, ये मास नंबर, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को और वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। क्लियर है? चलो, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर, तो न्यूक्लियस के अंदर दो ही तो चीजें हैं, या तो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। नीचे वाला प्रोटॉन बता देगा और ऊपर वाला टोटल नंबर बता देगा, तो नीचे वाला प्रोटॉनों का नंबर दे देगा, मतलब क्लास में यूं समझ लो लड़कों की संख्या, और ऊपर वाला टोटल नंबर मतलब लड़के प्लस लड़कियां, टोटल स्ट्रेंथ बता देगा, तो उसमें से लड़कों की संख्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। अरे भैया, इसने बता दी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, इसने बता दिया क्लास में 50 लड़के या 40 लड़के, तो बोल दो 60 लड़के, 40 बॉयज एंड 60 गर्ल्स। कैसे? तो टोटल स्ट्रेंथ पता है और बॉयज पता है, गर्ल्स निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इस तरीके से समझो बेटा, है ना। तो ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर सर समझ में आ गया। अब सुनना, ये मेरे को मास नंबर, एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का हिसाब किताब हो गया। अब देखो साइज, है ना, साइज एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है बेटा, साइज, है ना, साइज और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। फिर डेंसिटी भी देखेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो मैं बोल दूं क्या, साइज, तो साइज एंड करो ना, रे क्या कर, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ, साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब साइज में क्या कर रहा हूं बेटा, रेडियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर की होती है, इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, है ना। इसको फर्मी से लिखते हैं ना, फर्मी। तो जो न्यूक्लियस की साइज होती है बेटा, वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की, आपको पता है ना केमिस्ट्री में 10⁻⁻15 ऑर्डर का न्यूक्लियस होता है। क्लियर है?
और 10⁻⁻10 मीटर की ऑर्डर का एटम होता है, क्योंकि उसमें ऑर्बिट दूर दूर, तो मैं बोल दूं 10 लाख गुना बड़ा होता है। ये देख लेना, वो जो भी 10⁵ टाइम्स 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है एटम। यानी कि एक फुटबॉल ग्राउंड पे बैठी हुई मक्खी के समान है न्यूक्लियस। फुटबॉल ग्राउंड पूरा एटम हो गया और उसमें सेंटर पे बैठी हुई मक्खी न्यूक्लियस हो गया। इतना बड़ा, मतलब इतना साइज में अंतर है मक्खी और फुटबॉल ग्राउंड। सो देख लो कितना गुना हो गया। तो 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है एटम न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस 10⁻⁻15 ऑर्डर का होता है, और इसको फर्मी में लिखेंगे अपन आगे से, ठीक है। तो मैं बोल दूं साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। ये रेडियस के बारे में लिखा है उसकी, है ना। साइज मतलब मैंने कोई वॉल्यूम नहीं लिखा है, देख लो मीटर लिखा है मैंने, मीटर क्यूब नहीं लिखा, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बेटा, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय स्फेयर है ना, तो स्फेयर की रेडियस, तो रेडियस भी होगी R बराबर R0 a⁻⁻3, है ना। अब सुनना पहले समझे, ऐसे तुक्की नहीं। R बराबर R0 a⁻⁻3। सर न्यूक्लियस की साइज जो समझाने का, वो जो रामायण है वो मैं लिख दूंगा इसमें से। तो R बराबर R0 a⁻⁻3। सर ये a क्या है? दिस इज मास नंबर, याद है क्या है ये? बता ना, ये मास नंबर। सर मास नंबर क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यार तो एक बात बता, क्या रेडियस मास नंबर पर डिपेंड करनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स डिपेंड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए बताता हूं। यार एक बात बता, तुम कोटा में मान लो पढ़ रहे हो, और कोटा में तुम एक रूम लेके रह रहे हो, है ना। एक रूम के अंदर आपका एक बेड आ जाता है, एक आपका टेबल कुर्सी आ जाती है, और अलमीरा वगैरह लग जाती है जिसमें आप अपने बुक शेल्फ होती है, बुक रख देते हो, ये वो, ठीक है। इससे ज्यादा जगह नहीं है, दूसरा बेड लग नहीं सकता, ठीक है। एक सफिशिएंट साइज है रूम की, कंफर्टेबल साइज है, ठीक सर। अब आपके घर से तो एक बच्चा एक रूम ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर आपके घर से आपके चाचा का लड़का या चाचा की लड़की, जो भी वोटेवर, आपके चाचा का लड़का आया पढ़ने के लिए, वो अगले साल या अगले साल के उसी साल आया, मान लो 1 महीने लेट आया, क्या आप उसको उसी रूम में ठूस दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां पे सोने की जगह ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? पास वाला जो रूम खाली उसको भी ऑक्यूपाई कर लोगे, उसको भी रेंट पे ले लोगे और उसको उसमें शिफ्ट कर दोगे। तो क्या मैं बोल दूं एक बच्चे के लिए एक छोटा सा रूम चाहिए था, 2 बच्चे उसमें नहीं आ सकते थे तो थोड़ा बड़ा रूम लिया। ऐसे अगर आपके रिश्तेदार 10 लोग पढ़ रहे होंगे, बुआ मामा चाचा बाबा, ठीक है, 10 लोग पढ़ रहे होंगे, तो 2 रूम में नहीं रहोगे, फिर आप 10 रूम लोगे। तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्यूपाई करने वाला वॉल्यूम बढ़ेगा या स्पेस बढ़ेगा। तो एज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, चाहे प्रोटॉन बढ़ो चाहे न्यूट्रॉन बढ़ो, चाहे आपके चाचा का लड़का पढ़ने आओ चाहे चाचा की लड़की पढ़ने आओ, आपको नया रूम लेना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बच्चों की, लड़का लड़की कोई भी बढ़ो, या ये बोल दूं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कोई भी बढ़ो, मुझे नहीं मतलब, कोई भी बढ़ो, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, यानी कि साइज बड़ी होगी। तो न्यूक्लियस की यस ऑफ कोर्स साइज डिपेंड्स, शुड बी डिपेंड्स ऑन मास नंबर। सर अकेला प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लिख सकता हूं यहां, क्योंकि कोई भी बढ़ो मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोल दूं एज मास नंबर, एज मास नंबर ए इंक्रीजेस, साइज और रेडियस, वो दोनों मतलब साइज एंड रेडियस आर इंक्रीजेस, वो साइज तो आर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यस बिल्कुल बढ़ेगी। तो जैसे जैसे मास, तो लॉजिक ये है जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगी या रेडियस बढ़ेगी, न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा, ठीक है। एंड आर नोट इज, यहां पे लिखो वेयर आर नोट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? R0 बराबर, अब देखो बेटा ये भी अलग अलग बुक में अलग अलग लिखी होती है, क्योंकि ये सब रफ स्टडीज है ना, कुछ भी न्यूक्लियस के बारे में कोई शॉर्ट 10⁻⁻15 मीटर, है ना, इसी ऑर्डर की 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है। कई बुक में 1.1 लिखा होता है, कई में 1.2, उसमें कोई आप ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं देता, आपकी मर्जी। 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर होंगे, मस्त रहे ये। तो R0 की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये -15 मीटर तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस साइज जो होती है वो 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है। तो सर ओके, ये याद रह जाएगा। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस बड़ा होगा, है ना। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन रखना, ये न्यूक्लियस। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 चीजें रखनी है, ये स्पेस, है ना। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ती जाएगी। 4 गुना मास नंबर होगा, यहाँ पे 1 चीज रखनी है, यहाँ 4 रखनी है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम होगा, समझ गए। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के, ये मैं अभी आगे बताऊंगा तेरे को, ये आगे बताऊंगा। इसका क्यूब करूंगा ना तो अपने आप ये पावर 1/3 हटके ए रह जाएगा। तो प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के वॉल्यूम, ठीक है। तो जो स्फीयर का, जो आपके न्यूक्लियस की स्फीयर का वॉल्यूम वुड बी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ये बात अपन आगे करेंगे।
तो सर ये समझ में आ गई। अब इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस। मतलब आप जब एक्सरसाइज 2 करोगे तो आपको पता पड़ेगा कितने क्वेश्चन आते हैं यहां से। सर समझ में आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, r बराबर r नॉट a टू द पावर 1/3, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा अपन ये भी मेजरमेंट और कर लेते ताकि फिर उसके बाद एक साथ ही करें क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये तो क्या, ये रेडियस है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। फिर अपन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखना, जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं, वो मैं रख देता हूं, है ना। ये लास्ट में लिखेंगे अपन, पहले प्रूव करते हैं, है ना। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो मैं बोल दूं डेंसिटी बराबर डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये होगी मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी हो गई बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। अब आ जाओ मास। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग इक्वल मास होता है। हाँ सर, आपने ये क्यों बोला था कि सारा मास सेंटर पे, एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर मच्छर एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के सामने इलेक्ट्रॉन मच्छर है, कोई मास गिनो ही मत उनका, समझ गए, बहुत नेग्लिजिबल चेंज, ठीक है साहब। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से होगा। और मैं बोल दूं मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इधर देख मेरे लाल, 72 वहां 86, और ये तो एमयू में, केजी में देखो 1.6726, पता नहीं फोन नंबर, यहां पे भी देखो 1.67। अब यहां पे जाके चेंज आया 2 की जगह 4, और वो भी 10⁻⁻27 केजी। मतलब ये डेसिमल के बाद लगभग 30वां प्लेस होगा, 29वां या 30वां प्लेस होगा ये चेंज, नेग्लिजिबल मच्छर। तो बोल दूं यहां पे लिख रहा हूं मैं, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। थोड़ा सा भारी भरकम होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा भारी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन्स आर हेवियर देन प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली लिखो, ये बट एक्चुअली mass of neutron is slightly greater than proton, है ना, greater than proton। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है एक्चुअली तो, लेकिन अपन लगभग इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। ये ठीक साहब। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस इस ऑर्डर की होती है, रेडियस ये होती है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब आ जाओ न्यूक्लियस का मास, अब इधर देखना, तो रो बराबर मास क्या हो गया बेटा। अब मैं बोल दूं एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, तो मैं बोल दूं अब चूंकि अपन ने पहले पढ़ लिया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर लगभग सेम, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू m मान लूं मैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल होता है और वो इक्वल टू m मान लिया मैंने। अब देखो, तो न्यूक्लियस का टोटल मास कितना हो गया बेटा, तो मैं बोल दूं इसके अंदर a नंबर है, ये देखो इसके अंदर टोटल नंबर a है, टोटल नंबर क्लास की टोटल स्ट्रेंथ A होती है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये। तो मैं बोल दूं टोटल मास इज m टोटल बराबर m टाइम्स ऑफ A। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग इक्वल मास मान लिया, ये तो m टाइम्स ऑफ A, ये देख, ये क्लियर है। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल और m मान लिया मैंने, और टोटल A नंबर है तो m मास हो गया। m है सर अपना नाम, अरे अपना नाम नहीं ले रहा हूं मेरे लाल, वो आ गया तो मैं क्या करूं बेटा, सर फिजिक्स है तो आएगा ही सर, मजे ले रहे हो मेरे। हाँ, तो रो बराबर, तो ये आ जाएगा मास ऑफ एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनटू A, ये सर F बराबर भी था m में, हाँ, तो ये मास हो जाएगा बेटा एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इनटू A मास नंबर। अच्छा, अपॉन वॉल्यूम, तो मैं बोल दूं वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, तो वॉल्यूम बोल दूं मैं 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। मैंने कहा था ना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस करोगे तो वॉल्यूम A के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अच्छा, अब R की वैल्यू रखो, सर 1/3 नहीं, अरे ये तो R लिखा है, अब R की वैल्यू R नॉट 1/3, तो आगे आ जाओ, रो बराबर m इंटू A अपॉन 4/3 पाई R नॉट A की पावर 1/3 क्यूब।
तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए की पावर 1/3 इंटू 3, है ना। तो ये पावर से पावर कट गई तो ये आ जाएगा a, तो ये a से a कट जाएगा, ठीक है। 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, ये आ गया रो। ए डेंसिटी ए कट गया देखो, क्योंकि मास भी ए के साथ बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम भी ए के प्रोपोर्शनल है, तो मास अपॉन वॉल्यूम में ए से कैंसिल हो गया, डजंट डिपेंड अपॉन मास नंबर। तो मैं बोल दूं रो बराबर कांस्टेंट, हेंस अब कोई भी वेरिएबल नहीं आया इसमें, सब कांस्टेंट चीज है, हेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेंस रो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, is constant, doesn't depend, constant doesn't depend upon मास नंबर, ठीक है, मास नंबर। डेंसिटी कांस्टेंट होती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, डजंट डिपेंड अपॉन मास नंबर। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, and it is given by रो बराबर 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ये रो बराबर 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना बेटा, ये डेंसिटी ये होती है ना, जबरदस्त डेंस होता है न्यूक्लियस। कई लोगों को लगता है इतना छोटा, पहली बात तो उड़ता हुआ दिख ही नहीं रहा, अरे बेटा छोटा है तो वॉल्यूम भी तो कितना कम है, 10⁻−15 रेडियस है, तो आप सोचो वॉल्यूम में 10⁻, तो जबरदस्त डेंस होता है न्यूक्लियस, जबरदस्त डेंस, अनटचड डेंसिटी होती है इसकी। देखो आप देखो तो सही आश्चर्य होगा आपको जान के कि डेंसिटी इतना जबरदस्त डेंस होता है, इतना डेंस तो कोई होता ही नहीं है, समझ गए। चलो सर, तो डेंसिटी डजंट डिपेंड अपॉन मास नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स और कांस्टेंट, और ये वैल्यू होती है, याद रखना बेटा, 3 इंटू 10⁻⁻ +17 माइनस नहीं +17 बेटा, जबरदस्त डेंस होता है। आप भी याद रखना, मैं भी याद रखूंगा, मैंने भी आज याद कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये तो अब एक बार थोड़ा सा आ जाओ वापिस। अब देखो बेटा, है ना, यहां से बात करते हैं, समझना है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में अबाउट न्यूक्लियस बात करेंगे। न्यूक्लियस की बात रदरफोर्ड ने करी थी, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से तो डिस्कवर न्यूक्लियस को किसने करा, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बोला कि सारा चार्ज और मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट कॉल्ड न्यूक्लियस। सारा चार्ज और मास क्यों बोला, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और वही मास रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, वो बात मैंने आगे करी, तेरे को पता है। और पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ये सारी बात हो गई। तो स्फेरिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन नेगेटिव होते हैं, दोनों उसके अंदर होते हैं, सारा मास उन्हीं का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की है। न्यूट्रल पार्टिकल है एंड डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ठीक है ना। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस एंड दिस इज 1.008665। ये दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, 1.008665। ये देगा अगला, छोड़ो। तो ये सब मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन हम लगभग इक्वल मानते हैं और उसी से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक साहब। इसका प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, गोल्डस्टाइन ने इसकी खोज की है, ये सारा हिसाब किताब है। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऊपर टोटल स्ट्रेंथ होती है, नीचे बोयज या प्रोटोनों की संख्या होती है, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे प्रोटॉन। मैं चाहूंगा तो न्यूट्रॉन भी निकाल लूंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब दिमाग में सेट होगा, ठीक साहब। अब साइज और रेडियस बता दी मैंने, डेंसिटी बता दी, डेंसिटी कांस्टेंट होती है और रेडियस a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। और ये सब लॉजिकल भी है। क्यों लॉजिकल है, क्योंकि मुझे पता पड़ रहा है जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे रेडियस बड़ी होगी, लेकिन वॉल्यूम वही, डेंसिटी वही रहने के चांस है। क्यों, क्योंकि नंबर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम और नंबर दोनों a के प्रोपोर्शनल है, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक सर। अब आ जाओ, ठीक है। ये अब अपन थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अपन देखेंगे आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई थ्योरी, है ना, तो थोड़ी रामायण खींच गई। एग्जांपल 1, अब पूरी थ्योरी को एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इफ ए न्यूक्लियस इज represented by
बाय 6C13, then बहुत बेसिक क्वेश्चन, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ। ठीक है, अब क्या बताऊं मैं, ये देखो 6C12, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, मैं बोल दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मास नंबर है ना, नंबर ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया मास नंबर, टोटल नंबर और नीचे हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, तो बोल दो देयर आर 6 प्रोटॉन एंड 12 - 6 न्यूट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो मैं बोल दूं नीचे हो गया 6 प्रोटॉन और ऊपर हो गया 12 - 6, टोटल 6 न्यूट्रॉन। तो देयर आर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन दिस न्यूक्लियस। ओके सर, क्लियर है, आ जाओ आगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2, इफ या यूं लिखो, फाइंड आउट न्यूक्लियर रेडियस नहीं लिखो, न्यूक्लियर रेडियस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी पूछता है। फाइंड आउट न्यूक्लियर रेडियस, बहुत क्लियर होना चाहिए, रेडियस ऑफ कॉपर 64। वो मास नंबर लिख के देगा, तू चिंता मत कर, ये रटने नहीं है तेरे को, 100% लिख के देगा चाहे नीचे, कॉपर 64 न्यूक्लियस। ठीक है, कॉपर 64 न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है अपने को। यस सर, आ जाओ। तो मैं बोल दूं यहां पे रेडियस ऑफ Cu64 इज इक्वल टू R0 64 की पावर 1/3। चलो एक बार फॉर्मूला लिखो, ये लिखो यूजिंग, है ना, एक बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, तो ये R0 हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻15 और ये आ जाएगा 64 की पावर 1/3। क्या कॉपर की बात कर रहा हूं मैं, Cu64 की, तो ये आ जाएगा बेटा 1.1 इंटू 10⁻⁻15 और ये आ जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 1/3, ये गया। तो यहां से आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आ गई कॉपर की रेडियस। ठीक है, 64 की। इसको मैं चाहूं तो 4.4 फर्मी भी बोल सकता हूं बेटा एग्जाम में, है ना, RCU बराबर 4.4 फर्मी को किससे, FM से लिखते हैं क्या शॉर्ट, हाँ 4.4 FM फर्मी। पढ़ा होगा छोटी क्लास में 11th में फर्मी। हाँ, तो सर समझ में आ गया। तो रेडियस वाला फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं समझ में आया क्या बेटा? आगे आ जा बेटा, और 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि रेडियस पे तो क्वेश्चन आने ही आना है। एग्जाम्पल 3 है ना, रेशो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Al27 एंड Cu64 विल बी। ठीक है, इनकी न्यूक्लियर रेडियस का रेशो क्या होगा, A 1:1, B 3:4, C 4:3, D 9:8। ठीक है, अब समझना बात को। देखो मैं बोल दूं, इधर आ जाओ सॉल्यूशन में। क्या सर, ये देखो R Al27 is to R Cu64, ये है ना, ये। अब देखो ये न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो चाहिए, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, R0 27 की पावर 1/3 is to R0 64 की पावर 1/3। ठीक है, ये तो ये हो गया 27 की पावर 1/3 और ये हो गया 64 की पावर 1/3। ये R0 गया तो यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 1/3 is to 4 की पावर 3 की पावर 1/3। तो यहां से आ जाएगा बेटा R Al27 is to R Cu64 is 3:4 this। ये तो 3:4 would be the answer। क्लियर है, तो ये 3:4। ठीक है, अच्छा
देखो ये तो हो गया कैलकुलेशन या तरीका, है ना। अब इसमें थोड़ा तो टाइम लगा, मैं तो कह रहा हूं और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है भाई। आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो मिस्टेक होगी, नहीं करोगे तो मिस्टेक होगी नहीं। आपने कई बार सुना होगा आपकी मम्मी को बोलते हुए कि तेरी ताई जी तो कुछ करती नहीं है और मैं करती हूँ, मेरे को सुननी पड़ती है और मेरे से गलती होती है फिर, और सब मेरे को ही बोलते हैं। मतलब एक घरेलू बात है बेटा, ऐसा सबके घरों में होता है ना, कि मेरे को ही सब कहते हैं या मेरे से जो करेगा उसी से तो गलती होगी। बिल्कुल सही बात है, जो काम करेगा उसी से मिस्टेक होगी, जो कुछ नहीं करेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी तो उससे मिस्टेक कैसे होगी। तो जो जिम्मेदारी लेता है वो बुरा तो जरूर बनता है। क्यों? क्योंकि उससे मिस्टेक होगी, क्योंकि वो कुछ कर रहा है। ठीक है, तो जितनी कैलकुलेशन आप करोगे उतनी मिस्टेक होगी। तो कैलकुलेशन से बचे। सर ऐसे कैसे बचे? क्या क्वेश्चन ही ना करें? नहीं, करो, लेकिन दिमाग लगाओ और थोड़ा सा छोटा सोचने की कोशिश करो। मतलब छोटा सोचने की मतलब यूं छोटा मत सोचो क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन की या सॉल्यूशन की लेंथ छोटी करो, और वो होगा लॉजिक से, दिमाग से। सर कैसे लॉजिक से? एक बात बता बेटा, मैंने तेरे को जब पढ़ाया था तो मैंने तेरे को रेडियस का एनालिसिस कराया था कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बड़ी होगी। चाहता तो मैं फॉर्मूला रटवा के आगे बढ़ जाता, आर नॉट की वैल्यू लिख देता, नहीं। तो रेडियस डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। लुक एट दिस फॉर्मूला। सर अंग्रेजी बहुत बोल रहे हो आज, इधर देख, इधर देख, इस फॉर्मूले को देखो बेटा। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे लाल फूल रेडियस बढ़ेगी। तो एज मास नंबर इंक्रीजेस वैसे वैसे रेडियस इंक्रीजेस। तो क्या मैं बोल दूं लॉजिकली दिस न्यूक्लियस वुड बी बड़ा, दिस न्यूक्लियस वुड बी बड़ा। ये सॉल्यूशन का हिस्सा। तो 64 कॉपर बड़ा होगा तो इधर वाला रेशो में इधर वाला बड़ा आएगा, भैया रेशो में इधर वाला बड़ा आएगा, और भैया रेशो में इधर वाला बड़ा आएगा। ओनली वन ऑप्शन वाज द सेकंड रेशो, सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो एकमात्र ऑप्शन था ये। सर बात तो तगड़ी बोली, ऐसा एग्जाम में होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। हमारी निगाह वैसी चाहिए, और वो निगाह तब बनेगी जब हमारा कैलकुलेशन पे कमांड होने के बाद हम लॉजिक तक भी पहुंच जाएंगे। बेटा लॉजिक लगाने के लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और बहुत कीन नॉलेज। ऐसे नहीं पागलों टाइप की नॉलेज नहीं, कीन नॉलेज, बिल्कुल कीनली मतलब है ना कि कैसे चीज हो रही है, क्या फॉर्मूला, किस पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। तो सर समझ में आ गया। अब देखो सर ऐसा एग्जाम में होता है क्या? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल 4 देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 4, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ, अगले ने आर नॉट की वैल्यू नहीं दी हो, इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, इफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ आर CU 64 सॉरी FE 56 is है ना। मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं बेटा ना, मेरे को डेटा याद नहीं है ना, फालतू आप इमोशनल मत होना कि सर यार ये है ना 3.789 FM है ना। मैंने कुछ भी लिख दिया, थोड़ा सा लॉजिक का ध्यान रखा मैंने, वो अब बाद में बताऊंगा मैं क्या लॉजिक का ध्यान रखा मैंने, ठीक है ना। हाँ है ना FM। देन मतलब आप यूं नहीं कैलकुलेटर से निकाल के देखो यही आ रही है कि आर नॉट की वैल्यू रख के, वो मेरा एम नहीं है ना, अभी मैं मेरे हिसाब से डेटा दे रहा हूं। देन रेडियस ऑफ है ना, वही न्यूक्लियर रेडियस। देन न्यूक्लियर रेडियस ऑफ CU 63 विल बी, अब सुनना है ना, विल बी ए 3.798 2.798 FM। B 3.283 FM। C 4.328 FM। D 3.398 FM। ठीक है, दीज वर द 4 ऑप्शन। ठीक है, मतलब लॉजिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बेटा, मैं बता दूं तेरे को, नीट 9 या 10 जब भी आया होगा, मतलब ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का। लेकिन न्यूमेरिकल डेटा थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सारा कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं करा मैंने। डेटा चूंकि अब इतने डेटा याद रखना पॉसिबल नहीं, तो मैंने मेरे हिसाब से डेटा दिए। ठीक साहब, अब आ जाओ। अब ये क्वेश्चन था 2011 या 12 में आया था शायद, है ना, 12 या 13 में।
ये क्वेश्चन था। अब बच्चे आए मेरे पास कि सर आपके लाल फूल ने देखो सर क्वेश्चन राइट कर दिया। मैंने बोला कैसे कैसे कर दिया सर? मैंने लिखा आर Fe56 इज इक्वल टू आर नॉट 56 की पावर 1/3 इक्वेशन 1। फिर लिखा आर Cu63 इज इक्वल टू आर नॉट 63 की पावर 1/3 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। ठीक है, फिर मैंने डिवाइड करा तो ये आ जाए आर Cu63 अपॉन आर Fe56। ये जैसे मैंने डिवाइड करा सर तो ये आर नोट कट गया। मैंने कहा वेरी गुड, 63 अपॉन 56 की पावर 1/3। और सर ये वैल्यू हमें दी हुई है तो मैंने सर फिर यू कर दिया आर से यू, तो सर आर नोट नहीं रखना पड़ा। सर आपका लाल बहुत तगड़ा ना? मैंने कहा हाँ बेटा लाल बहुत तगड़ा। फिर सर मैंने इसको काटा, ठीक है, 1/3 करा और ये इसकी वैल्यू रखी सर 3.789। मैंने कहा फिर बेटा, बोला सर फिर यहां तक तो कर लिया। फिर सर मेरे से नहीं, मैंने छोड़ दिया। बहुत अच्छा करा, वेरी गुड। नो डाउट ये है ये वो, इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए जो कैलकुलेशन है वो करने के लिए। ठीक है, तो सर फिर कैसे करें? तो हमारे नीट में दिया क्यों? फिर अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए तो हमारे को दिया कि फिर एम्स में देते जा कैलकुलेटर अलाउड है। बताता हूं बेटा, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि आप में अक्ल है या नहीं है, मतलब आप इंसान बने या नहीं बने, वो ये चेक करना चाहता था। सर कैसे? बताता हूं। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वो देखना चाहता था हम इंसान बन पाए या नहीं बन पाए। बताता हूं कैसे। आप एक बात बताओ, 56 और 63 किसमें मास नंबर ज्यादा है? बहुत बेसिक पे क्वेश्चन पूछ लिया होता है, किसका मास नंबर ज्यादा है? बट नेचुरल है 63, बायोलॉजी 63 ग्रेटर देन होता है बेटा 56 से। अच्छा सर, वेरी गुड। तो मैं बोलता हूं मास नंबर इसका ज्यादा है, और चूंकि कॉपर का मास नंबर ज्यादा है तो इसकी रेडियस बड़ी होगी। तो रेडियस ऑफ कॉपर आर Cu63 would be greater than R Fe56। Fe56 से Cu63 की रेडियस बड़ी होगी। ठीक साहब, और इसकी बड़ी होगी तो ये रेडियस अगर ये है तो इससे बड़ा आंसर आएगा। तो बोल दो Ru63 would be greater than this, इससे बड़ी होगी। अब ढूंढो 3.78 से 3.78 से बड़ी, ये एकमात्र ऑप्शन था। तो 4.328 इज द आंसर। 4.328 फॉर मी इज द आंसर, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा है जो 3.789 से बड़ा है। एकमात्र ऑप्शन बढ़ा दिया था उसने। वो ये चेक कर रहा था आपने चीजों को समझा है या रटा है, या आपको ज्ञान नॉलेज लॉजिक लगाना आता है या नहीं आता है। तो आप अपने नॉलेज को कैसे यूज करते हैं वो है। चलो आ जाओ सर। सर बड़ी शानदार बातें बता रहे हो। मैं इसमें इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं बेटा क्योंकि क्वेश्चन आता है यहां से न्यूक्लियर रेडियस के। हालांकि तुम्हारे तो ज्यादातर ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ये रेशो पूछता है ना, या रेशो पूछता है या फिर ये। तो चाहे लॉजिक लगाना हो चाहे सोल्व करना, इनमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी बड़ी बातें हैं। तो सर बहुत ही अच्छा लगा हमारे को सर आपकी ये बातें सुन के। अच्छा आजा बेटा एग्जांपल 5। हाँ बेटा, लास्ट टाइम पे अपन ने न्यूक्लियर रेडियस के बारे में पढ़ लिया था क्या? अब अपन आगे बढ़ाते, 4 क्वेश्चन किए थे अपन ने, थोड़ा बेसिक समझा था न्यूक्लियर फिजिक्स का। एग्जांपल 5 है ना, रेशो ऑफ, है ना, रेशो ऑफ। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ 2 न्यूक्लियस H1 and L27 will be A 1:1, B 1:3, C 3:1, D 1:27। है ना, इनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशो बताना है। ठीक साहब, अब आओ इधर। तो अब देखो बच्चा क्या सीधा, ये जैसे 1 हो गया, ये 27, तो हमारी आदत क्या है? तो 1 क्यूब रूट करने की 1/3। तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए न्यूक्लियर रेडियस से रिलेटेड कि ये 1/3 करने की, तो हम मास नंबर देखते हैं और सीधा 1/3 करते हैं और 1:3। ठीक है बेटा, देखो आप में से कितने लोगों ने इसको सोल्व किया और 1:3 टिक किया? काफी लोगों ने किया होगा बेटा। ठीक है, गलत है सर, क्यों गलत है? हाँ, मैं बताऊं, तुम्हारी हैबिट बन चुकी थी 1:3 टिक करने की, तो तुमने 1:3 टिक कर दिया। बेसिकली पूछा न्यूक्लियर डेंसिटी है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो और अंडरलाइन करो क्या पूछा उसको, नॉट रेडियस। और हमने आज तक क्वेश्चन ज्यादा किए रेडियस के, तो हमारी हैबिट वही पड़ गई और उस हैबिट का अगले ने फायदा उठा लिया। ये तो बेटा ताजा ताजा अभी आप पढ़ रहे हो, तब थोड़ा ध्यान चला जाएगा। जब आप एग्जाम देते हो तो काफी चीजें अलग अलग टाइम पे पढ़ी होती है और एक साथ क्वेश्चन जब आते हैं मालूम ही नहीं पड़ता रेडियस डेंसिटी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। तो डेंसिटी पूछा है या रेडियस, तो मैं बोल दूं अब पूछा है रो H1 is to रो Al27, नॉट रेडियस, डेंसिटी। तो मैं बोल दूं 1:1। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ
all nucleus remains constant. ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है, समझ गए? तो मास नंबर वगैरह किसी से चेंज नहीं होती है। सर समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस विल बी कांस्टेंट। सर समझ में आ गई? चलो भैया, तो ये तो बातें हो गई सारी। अब आगे आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल 6। अब एग्जाम्पल 6 करने से पहले अपन थोड़ा सा और ज्ञान ले लेते हैं। अपन ने प्रोटॉन के नंबर निकालना सीख लिए, न्यूट्रॉन के नंबर निकालना सीख लिया, उस पर एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखो, 3 टाइप के एलिमेंट, 3 टाइप के न्यूक्लियस होंगे, ठीक है? कुछ डेफिनेशन देख ले। आइसोटॉप है ना, आइसोटॉप्स, ठीक है? क्या होता है आइसोटॉप बेटा? हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो द न्यूक्लियाई हैविंग, द न्यूक्लियाई है ना इसके डिफरेंट, द न्यूक्लियाई having same number of proton, but number of proton but different number of neutrons, are called isotopes, ठीक है? तो वो न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, सॉरी, नंबर आइसोटॉप नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो टोटल नंबर डिफरेंट हो गए। प्रोटॉन सेम होते हैं, मुद्दे की बात ये नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, ये बस आप इसको ध्यान रखो। तो आइसोटॉप वो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, ठीक है? अब आ जाओ आइसोबार्स। द न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट हो गए, लेकिन हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number, ठीक है? अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गए तो अपने आप न्यूट्रॉन भी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रोटॉन अलग है और टोटल नंबर सेम है तो न्यूट्रॉन भी अलग होंगे। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो सेम मास नंबर, तो न्यूक्लियर हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर है क्या? तो सेम मास नंबर, ध्यान रखना। तो ए सेम, यहां लिख दो ए सेम, यहां ब्रैकेट में लिख दो सेम, ए सेम है ना, यही लिख देना ए सेम, कैपिटल ए, और यहां पे जेड सेम। तो इसमें नीचे वाला सेम होता है भैया, जो अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर वो सेम होता है, इसमें जो ऊपर लिखा होता है वो सेम होता है। अब आ जाओ आइसोटोन, एक ही चीज बची, अब तो क्या बचा? आइसोटोन्स। क्या होता है आइसोटोन? द न्यूक्लियाई having same number of neutron, ठीक है? तो न्यूट्रॉन सेम होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो यहां पे न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो बोल दूं क्या? ए माइनस जेड सेम, ए बायोलॉजी ए माइनस जेड सेम, इसमें न प्रोटॉन न ऊपर वाला न नीचे वाला, ए माइनस जेड सेम, ठीक है? ये ए माइनस जेड सेम, ए सेम, जेड सेम, ए सेम, ए माइनस जेड सेम, जेड सेम। क्लियर है? ये हो गया। तो हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? अच्छा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम अलग होना चाहिए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर से दो अलग अलग एलिमेंट जरूर हो गए। क्लियर है? हाँ,
लेकिन न्यूट्रॉन सेम होंगे। तो आइसोटोप हो गया जिसमें प्रोटॉन सेम हो, मतलब जेड सेम हो, मतलब नीचे वाला सेम हो। आइसोबार हो गया जिसमें टोटल नंबर मास नंबर सेम हो या ऊपर वाला सेम हो, है ना। और आइसोटोन हो गया जिसमें ए माइनस जेड सेम हो, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। चलो, तो अब इनको दिमाग में, चूंकि डेफिनेशन में उलझ जाता बच्चा, इसको दिमाग में बिठाने के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जांपल अपन ने कितने 5 कर लिए, 6 कर लिए, 5 करे। तो एग्जांपल नंबर 6, सर क्या है एग्जांपल नंबर 6, है ना। सेलेक्ट आइसोटॉप्स, select isotopes, isotons and isobar among six C12, 7C14, 6C13, 8D16 and and 7D यूं करो, 8D14 और ये 6C14 और DE8 और 16, ठीक है, 8E16। ये कुछ एलिमेंट दिए मैंने, ठीक है। अपने को इसमें से आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार छाटते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एलिमेंट का डेटा सेट करें, मेरे को कोई मतलब नहीं है रियल मैंने अपने हिसाब से ABCD लिख दिया, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे को समझाना आइसोटोप। तो सबसे पहले बताओ आइसोटोप कौन कौन से पेयर हो गए। तो मैं बोल दूं आइसोटोप्स में प्रोटॉन नीचे वाला सेम, तो इसका 6, इसका 6, इसका 6, ये तीनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। A C and D R, A 6A12, 6C13 and 6D14 are isotopes. Are isotopes. Are isotopes, ठीक है। आइसोबार्स, आइसोबार कौन कौन से होगा बेटा। आइसोबार हो गए जिनमें याद है मास नंबर सेम, तो आइसोटोप हो गए जेड सेम, यहां पे लिख दूं जेड सेम, जेड सेम ढूंढ लिया मैंने, जेड सेम। अब आइसोबार, आइसोबार में ये ऊपर वाला है देखो, ये 14 14, तो क्या मैं बोल दूं B14 और D14, तो मैं बोल दूं 7B14 एंड D14 आर आइसोबार्स। ये आर आइसोबार, B14 और D14 ये दोनों आइसोबार है, ठीक है। ये अब अपने को चाहिए आइसोटोन, तो मैं बोल दूं यहां पे मैंने क्या ढूंढा, A सेम, ऊपर वाला नंबर सेम, तो आइसोबार में A सेम होता है, इनमें ये होता है। अब आ जाओ आइसोटोन, आइसोटोन, तो आ जाओ आइसोटोन क्या है, तो आइसोटोन में देखते हैं, इधर आ जाओ। आइसोटोन में देखो यहां पे नंबर कितना है बेटा, 12 माइनस 6 6, यहां कितना है बेटा 14 माइनस 7 7, यहां कितना है 13 माइनस 6 7, यहां कितना है 8, क्यों 14 माइनस 6 8, यहां पे कितना है 8, तो 8 8 इसमें नंबर है, 7 7 इसमें नंबर है, तो दीज आर आइसोटोन आपस में एंड दीज आर आइसोटोन आपस में, चारों मत लिख देना लाइन से। तो मैं बोल दूं कौन कौन तो यहां से बोल दूं 7B14 एंड 6C14 आर आइसोटोप, ये आर आइसोटोप, ठीक है। और ये आ जाओ D14 एंड E16 आर आइसोटोप, आर आइसोटोप,
ठीक है, ये दो आइसोटोप है आपस में, ये आइसोटोप है, क्लियर है? ये तो दीज आर आइसोटोप एंड दीज आर आइसोटोप। क्यों, सॉरी आइसोटोन क्या लिखते हैं सर, आपका ध्यान कहां है सर? ये आइसोटोन है यार, आइसोटोप का आइसोटोन। बिल्कुल यार, कंसंट्रेशन की कमी होती है ना, तो ये ऐसा होता है आदमी के साथ, आइसोटोन्स। थोड़ा सा ध्यान भटका, आइसोटोन्स, ठीक है, ठीक है ना बेटा? तो ये आइसोटोन है ये दोनों, और ये दोनों आइसोटोन है। सर समझ में आ गई? तो आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ठीक है, ये होगा आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। तो अपन एटॉमिक नंबर, मास नंबर से ये कर सकते हैं। अब अपने जो एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आगे काम आएंगे अपन। अब बात करेंगे मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। किसकी बात करने जा रहे हैं अपन? मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस वाली बात हो गई। तो आइंस्टीन जो है ना, आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन, वेरी वेल नोन रिलेशन, ठीक है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है, एंड दिस इंटरकन्वर्जन विल फॉलो दिस फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो एनर्जी रिलीज होगी या मास से जो एनर्जी बनेगी उसका अमाउंट होगा कितना मास और कितनी एनर्जी है, ये रेस्ट मास एनर्जी। ये देखो, तो मैं बोल दूं एम मास के अकॉर्डिंग एनर्जी इतनी होती है किसी पार्टिकल में, तो किसी एम मास के पार्टिकल के कारण इतनी एनर्जी बन सकती है, कितना? एम सी स्क्वायर। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपको पता है सी है ना, वेयर सी क्या है बेटा? सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या हो गया? सी की वैल्यू। तो एनर्जी मास ई बराबर एम सी स्क्वायर, वेयर एम इज मास डिफेक्ट, है ना? तो जितना मास कम होगा उस हिसाब से। तो अब अपने को मास से एनर्जी बनती है। आप देखो कहीं पे भी कोयला जल रहा है, एनर्जी बन रही है, तो कोयले का मास घट गया, तो वो जो मास में रिडक्शन आया उससे एनर्जी बन गई। बिल्कुल ओके। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। कहीं पे अगर मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो मास में इंक्रीमेंट होगा, तो मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक साहब? अब देखो, ये आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन है, ठीक है? अब इसमें वैल्यू रख के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या। सर क्या समस्या है? कि हमारे जो मास में कमी आएगी, जैसे अब अच्छा, और जब सिस्टम मास रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, मास कम करके एनर्जी, वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। कोई भी सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है और स्टेबिलिटी गेन करता है। देखो, आप किसी भी चीज को छोड़ोगे तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहेगा। हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। सर ऐसा क्यों बोला जाता है? बेटा, एनर्जी मिनिमम करने का क्या मतलब हो गया? वर्क डन बाय द फोर्स। क्या होता है? एनर्जी रिलीज कब होती है? जब वर्क डन बाय द फोर्स हो। तो बाय द फोर्स है, तो इसका मतलब वो फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है, और हर चीज फोर्स की डायरेक्शन में जाती है। तो हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। का दूसरा मतलब ये हो गया कि हर सिस्टम टुवर्ड्स फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करता है। बिल्कुल करता है। तो आप कभी भी चीज को छोड़ोगे तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा होगा उधर मूव करेगा। इस कारण से सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है। तो बोल दो, जितनी भी केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां जहां एनर्जी निकल रही है वो सब स्टेबल रिएक्शंस होती है। इसीलिए बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वो होना नहीं चाहती है और एक्सोथर्मिक अपने आप होना चाहती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, आपको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। यस सर, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो दिस इज मास एनर्जी रिलेशन। ठीक सर, समझ में आ गया। अब देखो, अब या तो वो ग्राम में मास दे देगा जब तो सीधा, या ग्राम किलो में दे देगा जब तो धमाधम यही कैलकुलेशन कर दो। एक आधा क्वेश्चन अपन इस पे भी करेंगे ताकि इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो। लेकिन हमारे क्या होता है बेटा, हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो उनके मास इतने कम होते हैं 10⁻⁻27 kg में कि हमें तो शर्म ही आ जाती, तो बहुत कम मास है। तो सारी कैलकुलेशन बहुत छोटे छोटे मास पे चलेगी। तो हम उसको लिखेंगे AMU में। मैंने बताया था 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻1.66 समथिंग है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो इतने छोटे छोटे मास को मैं बार बार -27 तो हम AMU में लिखेंगे। तो हमारे पास जो मास अवेलेबल होंगे वो AMU में होंगे और हम न्यूक्लियस बनाएंगे। अब जो न्यूक्लियस, देखो सुनो, भगवान ने जब न्यूक्लियर फॉर्मेशन किया, आपको पता है क्या? बिग बैंग थ्योरी, टेम्परेचर एकदम बढ़ गया, फिर घटा, समझ गए सारी बात। घटा तो धीरे धीरे प्लाज्मा स्टेट सारी थी, प्लाज्मा से फिर वो बने, सारा लंबी रामायण चली जाएगी इसमें, तो वो बातें अपन नहीं करते। मुद्दे की बात यह है बेटा कि जब न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होने लगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले,
तो जैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले और न्यूक्लियस बना, तो पहले थे वो इनफाइनाइट पे, अब वो टेम्परेचर कम होने के कारण आपस में करीब आए और वो मिले। वो जब मिले बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब मिले और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, तो कई न्यूक्लियस तो स्टेबल बने और कई अनस्टेबल बने जो टूटते जा रहे हैं, है ना। कई अनस्टेबल और कई स्टेबल। जैसे मैं ये बोलूं नेचर में हाइड्रोजन मौजूद है, नेचर में हीलियम मौजूद है, नेचर में ऑक्सीजन मौजूद है, तो कई एलिमेंट जो नेचर में स्टेबिलिटी से मौजूद है और बड़े आराम से काम कर रहे हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहे हैं, हमारे को खाना पीना सब ठीक है। तो वो एटम जो वो न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जो नेचर में स्टेबल है, उन सब ने बनते वक्त एनर्जी रिलीज करी होगी। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर एनर्जी रिलीज करी होगी तो उनके मास में कंफर्म कमी आई होगी। सर कहना क्या चाहते हो, बताता हूं। जैसे हीलियम का एग्जांपल लूं, है ना, हीलियम तो वो होता है 2He4। तो हीलियम के अंदर होता है बेटा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक साहब। तो भगवान ने जब हीलियम न्यूक्लियस बनाया होगा और 2 प्रोटॉनों 2 न्यूट्रॉनों को मिलाया होगा, तो मैं बोल दूं यहां से प्रोटॉन लाए होंगे, यहां से न्यूट्रॉन लाए होंगे, यहां से न्यूट्रॉन, ये इनफाइनाइट पे रखे थे, और इनको लाके जब मिलाया, तो इनको जब मिलाया तो एक्सपेक्टेड मास क्या था, एक्सपेक्टेड मास। मैं समझा रहा हूं क्या होता है एक्सपेक्टेड मास। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो इनका इंडिविजुअल मास है, वॉट एवर वुड बी द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो कि मुझे पता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.0073 AMU लगभग, एंड न्यूट्रॉन का मास इससे थोड़ा सा ज्यादा 1.0087 AMU। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के मास के टोटल मास मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्चुअल मास किसका, एक्चुअल मास ऑफ He4 बताओ इतना होगा या इससे कम या ज्यादा। तो मैं बोल दूं He4 का मास ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन से कम होगा, तो एक्चुअल मास वुड बी लेस देन दिस। क्यों? क्योंकि इसने स्टेबिलिटी गेन करी, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर स्टेबिलिटी गेन करी तो एनर्जी रिलीज करी होगी। बेटा मैंने कहीं शायद न्यूटन बोल दिया, आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर इसने स्टेबिलिटी गेन करी होगी तो एनर्जी रिलीज करी होगी, या एनर्जी रिलीज करी है, स्टेबिलिटी गेन करी, एनर्जी रिलीज करी, और एनर्जी रिलीज करी तो मास में कमी आएगी। तो एक्चुअल मास वुड बी लेस देन, ऑलवेज लेस देन एक्सपेक्टेड मास इफ न्यूक्लियस इज स्टेबल। तो समझ में आई? तो अब आप आ जाओ, तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेटा कि, ठीक है, ये मास। अब अपन एक अच्छा पहले इस पर थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते। तो मैं ये तो मैंने समझाया बेटा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, ये मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अपने को देखा, तो ये थोड़ी सी समझ दी मैंने तेरे को। अब अपन एक काम करते हैं, तो अच्छा अब अपनी कैलकुलेशन तो AMU में चलनी है। तो मैं बोल दूं मेरे पास मास बार बार AMU में आना है। अरे बोलो, तो ये AMU में आना है। जैसे मैंने कोई भी कैलकुलेशन करी कि डेल्टा M है ना, मास डिफेक्ट, तो AMU में आया। अब मैं AMU को किलो में बदलूंगा, तो जो भी AMU आया, मतलब X AMU आया, ठीक है, X AMU, तो मैं क्या करूंगा बेटा, X इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, ये कैलकुलेशन फिक्स होगी, इंटू C, ये बाइंडिंग एनर्जी है ना। जब मैं एनर्जी निकालूंगा तो वो आ जाएगी, मतलब एनर्जी, बाइंडिंग अभी मत बोल, अभी मैंने बाइंडिंग एनर्जी समझा ही नहीं है, इंटू यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ करूंगा हमेशा उसका स्क्वायर, तो ये कैलकुलेशन फिक्स होगी। तेरा मास डिफेक्ट, अब मैं एटम की बात करूंगा, न्यूक्लियस की बात करूंगा, तो जो भी मास या एनर्जी रिलीज होगी उसका जो मास डिफेक्ट आएगा वो AMU में ही आएगा, क्योंकि मुझे सब AMU में देगा, kg में कोई नहीं दे रहा। तो मेरे ये कैलकुलेशन फिक्स है, जो भी AMU आया ये, तो क्या मैं बोल दूं कि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो कैलकुलेशन है ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये बार बार करनी है मेरे को, तो मैं बार बार करूंगा, क्यों, मैं एक बार करके रट लूंगा ना। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, X AMU की जगह 1 AMU की एनर्जी निकाल लेंगे। अभी कैलकुलेशन करेंगे 1 AMU की, फिर अगर जितना भी AMU होगा तो वहां डेल्टा M AMU की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तभी अपन इसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो AMU वाली कैलकुलेशन बार बार आएगी। चला जाओ, तो मास डिफेक्ट है ना, तो ये मास डिफेक्ट, ठीक है, मास डिफेक्ट डेल M। बोलो क्या लिखे अपन इसको, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट की अपन डेफिनेशन लिखेंगे, जो इसमें लिखी हुई लिख दो। द डिफरेंस बिटवीन, क्या है ये, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंडिविजुअल masses of कंस्टिट्यूएंट masses, ठीक है, इंडिविजुअल, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंडिविजुअल masses ऑफ कंस्टिट्यूएंट masses
and actual mass is called mass defect, is called mass defect. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट मास एंड एक्चुअल मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. ठीक है, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट. ठीक है, और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, इज नोन एज मास डिफेक्ट. ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा. अच्छा, तो मैं बोल दूं मास डिफेक्ट फॉर ए न्यूक्लियस. देखो ए न्यूक्लियस यहीं लिख दो, ए न्यूक्लियस ZXA विल बी. अब देखो इससे समझाता हूं मैं, विल बी तो मैं बोल दूं डेल्टा M इज इक्वल टू, अब इसके अंदर Z प्रोटॉन तो Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Z टाइम A माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये क्या है ये बताओ. तो मैं बोल दूं ये कंस्टिट्यूएंट मासेस, ये इंडिविजुअल मासेस, सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, सम ऑफ माइनस, है ना, माइनस क्या आ जाएगा ये मास ऑफ, है ना, ये XA, ये तो ये हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस माइनस एक्चुअल मास, है ना, माइनस दिस इज एक्चुअल मास. ये सम हो गया इंडिविजुअल मासेस का और ये हो गया उसका एक्चुअल मास. क्लियर है इनका डिफरेंस, दिस इज मास डिफेक्ट. ठीक है, तो ये हो गया मास डिफेक्ट. क्लियर है क्या. बाइंडिंग एनर्जी अब अपने को लिखनी बाइंडिंग एनर्जी. अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटा, अब इन सब पे क्वेश्चन करेंगे अपन. बाइंडिंग एनर्जी ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी. तो दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी. अरे बस समझा दिया ना, जब न्यूक्लियस बनेगा तो मास कम होगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ nucleus, amount of energy released during the formation of nucleus is called binding energy. ये पूरा लिखो, है ना, उससे क्या क्लियर है. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय इट्स, है ना, किससे, बाय इट्स मतलब कौन सी, देखो इसमें क्या, हालांकि वो भी सही है पर उसमें ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सा अमाउंट गिनेंगे. बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड ब्रिंगिंग देम, कहां से ला रहे हैं इनको, एंड ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन, फ्रॉम मतलब वेरी फार से, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर से ला रहे हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन. तो इनफाइनाइट सेपरेशन से इनको क्लोज लाने में, मतलब 100 बात की एक बात ये, वही मैंने कहा ना, दूर दूर से लाके भगवान ने जब इनको मिलाया तो उनको फॉर्मेशन में, तो न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन हुआ इंडिविजुअल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से उनको मिलाने में, तो जो एनर्जी रिलीज हुई, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, ये तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी. ठीक साहब, तो ये अब बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट अपने को पता पड़ गया. अब थोड़ा सा क्वेश्चन करके अपन देखते हैं बेटा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन करते हैं. तो देखो बेटा, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कितने होगा, 6 होगा, 7. फाइंड आउट एनर्जी इक्विवेलेंट टू
1 ग्राम मास, 1 ग्राम मास, ठीक है। तो 1 ग्राम मास के इक्विवेलेंट एनर्जी या 1 ग्राम मास की एनर्जी बताओ, तो मैं बोल दूं यूजिंग मास एनर्जी रिलेशन, यूजिंग मास एनर्जी रिलेशन, अरे मास एनर्जी रिलेशन है ना, रेस्ट फाइंड आउट रेस्ट मास एनर्जी ऑफ, यहां पे लिखो फाइंड आउट रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है साहब, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू यूजिंग मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू 1/1000, ये तो हो गया किलो में, E बराबर mc स्क्वायर, ये हो गया 1/1000, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻16 में से 3 गया तो 10⁻13 जूल। दिस इज द एनर्जी, क्लियर है। तो 1 ग्राम मास के इक्विवेलेंट एनर्जी वुड बी दिस, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब एक AMU की निकालते हैं क्योंकि मेरे तो काम वो आएगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं 1 ग्राम मास से, ठीक है। एग्जाम्पल 8, फाइंड आउट एनर्जी, फाइंड आउट एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि इफ मास डिफेक्ट इज डेल एम इज इक्वल टू 1 AMU, ठीक है। 1 AMU के अकॉर्डिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक डायग्राम और बना दो यहाँ पे, जैसे अपन ने डेफिनेशन लिखी ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ब्रिंगिंग देम हियर, तो अगर मैं यूँ बनाना चाहूँ डायग्राम, तो मैं बोल दूँ क्या, जैसे मान लो ये प्रोटॉन है ना, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, फिर अपन इनको लाए और अपन ने एक न्यूक्लियस बना दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो गई है, बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो आपने ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, बहुत दूर थे, है ना, और इनफाइनाइट सेपरेशन से इनको लाके और मिलाने में, ये देखो लाके मिला के एक न्यूक्लियस फॉर्म करने में ये जो एनर्जी रिलीज होगी है बाइंडिंग एनर्जी। तो इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे समझ सकते हो, ये है ना, इस डायग्राम में पूरी डेफिनेशन आ गई है, क्लियर है। तो ये एनर्जी रिलीज, यहां पर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन न्यूक्लियस इन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट या इंडिविजुअल पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसको एनर्जी देंगे तो टूट जाएगा और इसको मिलाएंगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्लियर है क्या। चलो अब देखो, तो अगला क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट एनर्जी रिलीज्ड इन मास डिफेक्ट इफ मास डिफेक्ट इज 1 AMU। चलो आ जाओ, तो 1 AMU के अकॉर्डिंग एनर्जी आ जाएगी, तो मैं बोल दूं ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू वही डेल्टा MC स्क्वायर, और आपने मेरे को 1 AMU दे दिया, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 1 AMU, अगर ये AMU में लिख रहा हूं C स्क्वायर, तो मैं अब सारा कन्वर्ट करूंगा, तो ये 1 × 1.66 × 10⁻27 kg इंटू 3 × 10⁸, तो मैं बोल दूं ये कैलकुलेशन फिक्स है, मेरे बार बार करनी है मुझे। 1 AMU की जगह 4 AMU होता तो 4 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, तो ये ठीक है, ये तो कितना आ जाएगा 1 AMU के, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 AMU मास, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 AMU मास वुड बी कितना, ये 1.67 × 10⁻7। ये अगर मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा मेरे लाल, ये आ जाओ कैलकुलेटर, आ जा बेटा कैलकुलेटर आ जाओ, आ गया, तो ये 1.66 × 9, ये आया कितना बेटा 14.94, बिल्कुल एग्जैक्ट वो लिख रहा हूं, जा रहा है ये 16 और ये आ जाएगा 10⁻11, तो ये आ जाएगा 10⁻11, ठीक है। ये आया जूल में, ए बेटा ये सारी कैलकुलेशन वही करी मैंने जूल में, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे जूल, लेकिन मेरे को लिखना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, मैं आई वांट टू राइट इट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 14.94 अपॉन 10⁻11 ऊपर है अपॉन, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना, तो पहले तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं, तो 1.6 × 10⁻19 का डिवाइड करने पे आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बेटा जी ई का डिवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई का मल्टीप्लाई ई का डिवाइड करा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन गया। अब ये कितना गया देखो यहां से, तो बोल दो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर, ये जैसे मैंने डिवाइड करा, तो एक बार मैं 14.96 में डिवाइड कर देता हूं 1.6 का, है ना, तो ये आ गया बेटा 9.3375, और ये आ जाएगा ऊपर 10⁻6 9.335, ठीक है, ये आया ये, ठीक है, ये 9.335 है ना, और ये कितना आ गया नीचे, ऊपर आ जाएगा 8 × 10⁸8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको लिखा जाता है लगभग, बाइंडिंग एनर्जी को लिखा जाता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी लगभग
931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी देख लेना बेटा, इसमें मैंने कोई मिस्टेक करी होगी। ये अपन सीधा यहाँ पे 9.31 जो आएगा वही लिखते हैं, 931.6 ये है ना। तो 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो 1 AMU, तो ये ध्यान रहा, फॉर 1 AMU मास डिफेक्ट कितनी आ गई बेटा बाइंडिंग एनर्जी? 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोल दो हैंस बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू डेल्टा एम मास डिफेक्ट विल बी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सर ये तो बहुत काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि अब हमारी कैलकुलेशन सीधी एएमयू में चलेगी। तो जो भी मास डिफेक्ट एएमयू में है वो रखो और 931.6 का मल्टीप्लाई कर दो। बेटा राउंड फिगर में 1000 का कर देना, इमोशनल मत होना कैलकुलेशन में। पूरी मॉडर्न फिजिक्स में बेटा कैलकुलेशन ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी मैनिपुलेशन का मतलब आपको रफ कैलकुलेशन करनी है। तो 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं, उसका फायदा उठा। 931.6 की जगह 1000 का मल्टीप्लाई कर बेटा। तो 931.6 की जगह 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। आ जा बेटा, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, आ जाओ। तो कितने हुए एग्जांपल? तो ये बेटा, ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, ध्यान रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोरल ऑफ द स्टोरी। ये तो खूब काम आने वाला है सर, अपने बिल्कुल आने वाला है। तो ये 8 हो गए। अब आ जाओ, अब अपन करते हैं ये क्वेश्चन। तेरे एग्जाम में खूब आते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 9, इफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर, इफ मास ऑफ प्रोटॉन and mass of neutron are 1.0073 AMU and 1.0087 AMU, है ना? मैंने कहा था ना ऐसे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन एंड एक्चुअल मास ऑफ 2He4 न्यूक्लियस is 4.000 AMU. Then find out mass defect, del M and binding energy। ठीक है? तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी बताओ। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है और एक्चुअल मास ये है। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी बताओ। क्लियर है साहब? अब देखो, मैंने कहा था, अच्छा पहले तो बताओ हीलियम न्यूक्लियस नेचर में स्टेबल है या नहीं है? अच्छा ये मास मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं बेटा, ये कोई ऐसा नहीं है एक्चुअल मास, ये मैंने मेरे हिसाब से दिया। ये एक्चुअल मास है, मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस का मैंने मेरे हिसाब से दिया। देख लेता हूं, अगर मॉड्यूल में क्वेश्चन हो तो मैं वो ये भी मास उनके हिसाब से लिख देता हूं। हाँ ये रहा, ये लो 00260 लिख दो। चलो 0026 लिख दो। कौन? अरे 0026। ये काम होता है जब लोगों के वैसे फोन उठाएंगे। हाँ 26 AMU है ना। तो जो है वही लिखते हैं ना, तो अपन एक्चुअल क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है? देन फाइंड आउट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो अब देखो, पहले तो बताओ हीलियम न्यूक्लियस नेचर में एग्जिस्ट करता नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो अगर ये एक्चुअल क्वेश्चन है तो स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा, मतलब इसमें भी डेटा ऐसे ही दिए होंगे कि एनर्जी रिलीज हो रही होगी। चलो चेक करते हैं। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पूछी वर्ड से। अब सुनना ध्यान से हो। सबसे पहले तो देखो हीलियम के अंदर होता क्या है। तो मैं बोल दूं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं सर। 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल। तो देयर आर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इन हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है? तो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक सर। तो क्या मैं बोल दूं कि एक्सपेक्टेड या मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सम ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलो विल बी कितना होगा? विल बी। तो मैं बोल दूं ये ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या?
तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आ जाओ, तो ट्वाइस ऑफ 1.00, ट्वाइस ऑफ 1.0073 AMU प्लस ट्वाइस ऑफ 1.0087 AMU, तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां आ जाएगा 2.0160, है ना, ये देखो कितना आ जाएगा AMU, ठीक है, और ये आ गया बेटा 4.0320 AMU। दिस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या इंडिविजुअल पार्टिकल का सम का, तो सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ये आ गया, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास का सम ये है, देख लो इससे ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर, यस ये लेस होगा क्योंकि एक्चुअल मास वुड बी लेस देन दिस, तो मैं बोल दूं एंड एक्चुअल मास ऑफ 2He4 इज, तो मैं बोल दूं M2He4 इज इक्वल टू 4.0026 AMU, 26 AMU, तो मैं बोल दूं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट बोलो कितना आ जाएगा डेल M, तो मैं बोल दूं डेल M बराबर, तो कितना, ये सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स माइनस एक्सपेक्ट, ये सम ऑफ इंडिविजुअल माइनस एक्चुअल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4.0 कितना 320 माइनस 4.0026, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, कितना आ जाएगा बोलो, 26 गया तो इसमें से 294, तो ये 0.0294 AMU, ये क्लियर है क्या, ये आ गया मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी, तो मैं बोल दूं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने कहा था ना AMU में निकाल लोगे फिर तो ये, और मैं सीधा 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, बेटा जी इतनी कैलकुलेशन कर पाओगे एग्जाम में, नहीं, तो मैं सीधा 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 जीरो इधर, तो 29.4 आया, लेकिन थोड़ा कम लिख दूंगा, तो अप्रोक्सीमेट करके 29.4 से थोड़ा कम लिख दूंगा, मैंने लिख दिया 28 के लगभग 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये अब आप कैलकुलेशन करके देख लो, क्योंकि मेरे को अभी यहां पे मैं गलत नहीं लिख सकता, लेकिन 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर होंगे, तो एग्जाम में टेंशन मत ले, ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई कर मस्ती से, मैं कह रहा हूं टेंशन फ्री रह तू, है ना बेटा, तो यहां से लिख दूं मैं 0.0294 इंटू 931.6, तो 27.3 कितना रहा, 27 पॉइंट एग्जैक्ट लिख रहा हूं, 27.39 ये आ रहा है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या मैं लिख दूं लगभग 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अभी मेरे को एक चीज और बतानी, इसलिए मैं 28 के, तो 28 के आसपास 27.39 आया एग्जैक्ट, लेकिन इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन में एग्जाम में करूंगा नहीं, तो मैं बोल दूं मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी समझ में आया सर, मास में आई कमी इज मास डिफेक्ट एंड उससे रिलीज हुई एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी, तो मास में आई कमी, 100 बात की एक बात, मास में कमी क्यों आएगी, मास में कमी क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, क्यों होगी, क्योंकि सिस्टम स्टेबल होगा, तो जब जब सिस्टम स्टेबल होगा एनर्जी रिलीज होगी, चाहे न्यूक्लियस बनो, चाहे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चाहे 2 न्यूक्लियस बन मिलके थी एक नया न्यूक्लियस बनो, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, समझ में आ गया सर, तो ये अब एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो एक होता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये आ जाएगा बेटा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, ये तो ये आ गया 20। अब देखो अगर इसी में मैं पूछता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो पर के लिए ये पता है 4 लोग, इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब 4 बच्चे थे, 4 बच्चों ने मिलकर 28 एनर्जी रिलीज करी है, 4 बच्चों ने मिलकर 28 रिलीज करी है, तो पर ने कितनी करी, और वैसे भी हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी थी 28 4 4, तो मैं बोल दूं डिवाइड बाई 4, तो दिस इज लगभग सॉरी ये तो एग्जैक्ट लगभग, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, ये लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, तो पर ने लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करी है, तो एक होता है बाइंडिंग एनर्जी, एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी 28, चारों ने मिलकर कितनी करी 28, पर ने कितनी करी, तो 28/4 7,
ठीक है, इसके आगे अपन बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की डिटेल में बात कल करेंगे।